स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज हम टोटल आज भी हम इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है जब 20 क्वेश्चन से हम ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम कवर करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ ये सारे बिहार पीसीएस में पूछे जा चुके हैं पहले। तो जो कि इसका एग्ज़ाम 27 से लगभग 26 से 27 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो उस पर्पज़ से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने स्लाइड के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को भी जानते हैं कि हमारा उस क्वेश्चन के सही होने के पीछे क्या अर्थ है और गलत होने के पीछे क्या अर्थ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कहता है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। जब 14,000/2007 को जब संसद द्वारा जो संविधान में जो संशोधन किया गया था, उसके अनुसार जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं और तथा जनजातियां होती हैं, उसमें टोटल कितने सदस्य थे, टोटल कितने, उनकी संख्या कितनी थी, तो उसका हमारा सही जवाब कितना होगा, 1206। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 1206 हो गई। अब टोटल 1206 जो है जातियां हमारे एससी में शामिल कर दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो जी हम जानते हैं सभी लोग कि फ्रांस भी है, चीन भी है और ग्रेट ब्रिटेन भी है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वो इस सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी तथा संयुक्त राष्ट्र, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन। शेष 2 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 5 सदस्य स्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी होते हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे, 15। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बात करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो हमारा किससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इससे बात करेंगे तो ये हमारा मानव अधिकारों के संरक्षण से। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है ये हमेशा मानव अधिकार की बात करता है, वो उसी संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो ये जो है एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में ही हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। ठीक है, किस लिए लिखा, जो गिरफ्तारी हो रही थी, अनैतिक गिरफ्तारी हो रही थी विश्व में। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, तो एमनेस्टी अगर इंटरनेशनल से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मानवाधिकार से संबंधित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, क्या नाम है हमारी चीन की एजेंसी का, जो चीन की एजेंसी है उसका क्या है, न्यू चाइना ऑफ एजेंसी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि न्यू चाइना ऑफ एजेंसी, जिसे शिंहुआ न्यूज़ एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। ठीक है, इनका नाम भी ऐसा होता है कि लेते नहीं बनता है। 49 क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, फ्रांस, ब्रिटेन और 2 ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन के बारे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, इटली और जर्मनी। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, हमारा इसका सही जवाब होगा आपका फ्रांस। ठीक है, पहला सब ए हमारा सही जवाब होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा ये कह रहा है कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, उसका जवाब हमारा होगा बेंगलोर में। बेंगलोर में हमारी प्रथम विश्वविद्यालय की विधि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1987 में अगस्त में की गई थी। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी हमारी, तो उसका जवाब हमारा क्या होगा, उसका जवाब हमारा 1961 होगा। क्या होगा, 1965। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं।
सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम बीएसएफ बोलते हैं, का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो इसका होगा हमारा सही जवाब 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद स्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से लागू हुए हैं। जो शेष उपबंध थे वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 से। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारा संविधान दिवस आया था, तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन कौन है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर और 2 ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी तथा 15 अगस्त। तो इसका जवाब हमारा क्या होगा? इसका जवाब हमारा होगा 26 नवंबर। अभी हमने 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाया था। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसका जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, मतलब हमारे प्रस्तावना में अगर देखा जाए तो क्रम वाइज कौन सा आता है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो सब में लगभग सेम वर्ड्स दिए हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। हमारा प्रियम्बल क्या होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए ऐसा हमारे प्रियम्बल में प्रावधान किया गया है। तो इसका सही क्रम हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, यही हमारे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र पर ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में हमारे संविधान को घोषित किया गया था। क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को इसी रूप में घोषित किया गया था। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ऐसा हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, वह तथ्य क्या है हमारा? वो तथ्य हमारा है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस आधार, क्या हमारे भारत में प्रजातंत्र इस आधार पर अगर भारत का संविधान लिखित है? जरूरी नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाई मौलिक अधिकार के अलावा और चीज़ भी प्रदान किए गए हैं। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जाहिर सी बात है, और भी सब हमारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? यही होगा कि जनता जो है उसको सरकारों को चुनने तथा उसको बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? अगर हम प्रकृति की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। देखिए, संघीय का मतलब क्या होता है? पूरी शक्तियाँ केंद्र के अंदर हो, और एकात्मक शासन केंद्र में हो। संघीय में क्या होता है? केंद्र राज्य दोनों में है केवल। और संसदीय में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो केंद्र में पार्लियामेंट होती है उसी में केवल शक्तियाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? एकात्मक, भाई हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियों में बांटा गया है। संघात्मक, केंद्र राज्य को बांटा गया है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में शक्ति हमारी एकात्मक हो जाती है। संसदीय ऐसा है नहीं, राज्य सरकारें अपने राज्य में स्वतंत्र हैं। डी हमारा क्या कहता है?
प्रकृति में संघीय किंतु भावनात्मक एकात्मक। जैसा हमने कहा ना कि प्रकृति में हमारे देश में फेडरल सिस्टम अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम, जिसमें केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसमें हमारा भारत का संविधान जो है वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। ठीक है, केंद्र में निहित हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर हम 56 के बारे में अगर हम बात, चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक मिनट, ठीक है। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, पहला संघात्मक, दूसरा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार में होती हैं। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में अगर विविधताओं में काफ़ी मतभेद रहा है, जो विधिवेत्ता थे, संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान मानने में आपत्ति करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे में दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि संघात्मक नहीं है भाई, संघात्मक में तो भाई दोनों शक्तियों का बंटवारा दोनों में होता है, केवल केंद्र में अगर शक्तियों का बंटवारा चला जाता है तो हम उसको संघात्मक नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे इस पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान तथा एकात्मक संविधान का, जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं भारतीय संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक है, न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हम समझते हैं कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें किस चीज़ का अनुबंध किया गया है। तो उसमें अनुबंध किया है जो दल बदल विरोधी कानून होते हैं उसके बारे में इसमें अनुबंध किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। क्या है, भूमि सुधार किस में आता है, किसके अंडर में आता है? तो हमारा आता है राज्य सूची में। ठीक है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, वो कौन से आधार है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारा क्या है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में जन धन खाता जमा करके। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे भारत के बैंक में अपना पैसा जमा करता है तो हम उसको भारत की नागरिकता देंगे, तो ये प्रावधान हमारा गलत है। बाकी ये तीनों विषय सही है। ठीक है, चलिए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। क्या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता नियम 1955 बाद में संशोधित किया गया था, द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जाती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, किसी भूभाग को सम्मिलित कर दिया द्वारा। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या करता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? वो हमारा ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। भाई ये हमारे गार्जियन होते हैं, फंडामेंटल राइट की हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, तो हमारा सही जवाब ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 अगर हम देखेंगे तो 64 हमारा किस बारे में कहता है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद उच्च न्यायालय की अगर बात करें 226 में तथा उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाई सब जानते हैं 12 से 35 में हमारा फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड मीडिया ओडिया, ये सब हमारी किस में आती हैं? ये हमारी आर्टिकल 19 में आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ठीक है, चलिए कौन देखते हैं कौन सा अधिकार है। संवैधानिक प्रतिकर का अधिकार, भाई जाहिर सी बात है ये हमारा मूल अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार, इसे भाई हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हमारा एलिमिनेट कर दिया गया है। तो शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है। देश भर में आज़ादी से आने जाने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और 300 को शामिल करके इसको कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। किसको? हमारे संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा संपत्ति का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जा सकता है? पोस्टमार्टम मतलब चीर फाड़ से रिलेटेड होता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा। तो अगर हम पूछा जाएगा कि पोस्टमार्टम से संबंधित कौन सा विषय है, तो हमारा है अधिकार पृष्ठा, ठीक है। अधिकार पृष्ठा ये हमारा पोस्टमार्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के विषय में। आज हमारा 20 क्वेश्चन को आज हमने कवर किया, जो हमारे बिहार पीसीएस के अगर हम देखेंगे, बिहार पीसीएस के नज़रिए से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हमने 20 टोटल पॉलिटी के क्वेश्चन को हमने कवर किया था। दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में ज़रा भी कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।